Welcome to our Vastana. My name is Sheikh Abdul Wahid. Today we are discussing cell membrane. The detail structure जो है हमारा डिटेल स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन का, उसको आज समझने की कोशिश करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है, क्या का फंक्शन क्या है उसका, उसके अलावा उसमें समझेंगे कौन कौन से कंपोनेंट हैं और कैसे वो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है, और उसके क्या फंक्शन है। तो पहली बात समझते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी हिस्ट्री पहले पढ़ ले, थोड़ा समझ लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस तरीके से पहली मरतबा नाम दिया गया, नेम कौन दिया है उसको पहली मरतबा, ठीक है। तो नेम देने वाला कौन था? रॉबर्ट हुक। कौन था? रॉबर्ट हुक। अब इसके बारे में आप पढ़े हैं पहले ही, प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बताया जा चुका है कि रॉबर्ट हुक एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने पहली मरतबा सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है, सेल को डिस्कवर्ड किया था। अब डिस्कवर्ड किया था सेल को बाय द यूज ऑफ कॉर्क। कॉर्क की मदद से इसने सेल को डिस्कवर्ड किया था, मगर वो सेल कैसा था? डेथ था। इतनी बात याद रखना हमेशा, वो डेथ सेल के ऊपर डिस्कवर्ड किया था जिसपे कॉर्क के ऊपर उसने रिसर्च की थी। और उसके अलावा जो उसको स्ट्रक्चर पाया गया था, ऐसा नेटवर्क स्ट्रक्चर जो उसको पाया गया था, उसने उस कवरिंग को नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद इसको अलग अलग हम लोग ने डिटेल जो स्ट्रक्चर इसका स्टडीड किया गया है वो पॉसिबल हुआ है कब? 1950 में, जब हमारे पास क्या हो गया? माइक्रोस्कोप हो रहा है। माइक्रोस्कोप के इन्वेंट होने के बाद हम लोग ने क्या करा? डिटेल स्ट्रक्चर पढ़े, समझने की कोशिश करें सेल मेम्ब्रेन का। और सबसे ज्यादा जो हमारे सेल मेम्ब्रेन की स्टडी में मदद किया है वो आरबीसीज है। क्या है आरबीसीज का मतलब? क्या हुआ? रेड ब्लड सेल, या कॉर्पस कल भी कहते हैं इसे, सेल भी कहते हैं कुछ लोग, और इसे कॉर्पस कल भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके थोड़े से हिस्ट्री। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं और इसका कंसंट्रेशन जो होता है कितना अमाउंट में होता है, ठीक है। तो पहली बात समझ लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन में मेनली जो होता है लिपिड, मेनली जो होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो पाया जाता है लिपिड। फिर उसके बाद उसमें प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, इन दोनों को ज्यादा नाम दिया जाता है, लिपिड और प्रोटीन के द्वारा बना जाता है। तो लिपिड में कौन से मॉलिक्यूल रहते हैं? तो लिपिड में मॉलिक्यूल रहते हैं फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड से बनता है ये। अब इसकी बात करते हैं, जो फॉस्फोलिपिड होता है उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकता है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में बहुत ज्यादा आसानी होगा पढ़ने में। तो ये समझ लीजिए आपके सेल मेम्ब्रेन का मैं एक ही स्ट्रक्चर से ड्रॉ कर रहा हूं बस, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड बायलेयर होता है, पहली मालूम है, बायलेयर्ड, दो लेयर से बनता है, एक लेयर दो लेयर, ये फॉस्फोलिपिड है कंपोनेंट, बायलेयर्ड फॉस्फोलिपिड होता है। ये आपका इसका हेड हो गया और ये इसका टेल हो गया। इसके फंक्शन समझ लीजिए तो आपको परमिएबिलिटी जो सेल मेम्ब्रेन का है, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले किसी कंपोनेंट को, मॉलिक्यूल को जो जाते, ट्रांसपोर्टेशन जो होगा आपको समझ में आ जाएगा। हेड जो होता है आपका वो होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। इसका मतलब क्या होता है हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, यानी ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जो वाटर को अट्रैक्ट करेगा तो वाटर की खासियत क्या होती है? ये पोलार होता है। क्या होता है? पोलार होता है वाटर। तो याद रखिए, लाइक डिसॉल्व इन लाइक, ये रूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो जैसा होता है वो वैसे ही में जाकर के घुलता है। तो वाटर को अगर अट्रैक्ट कर रहा है मतलब क्या होगा? ये भी क्या होगा? पोलार नेचर का होगा या पोलर नेचर का होगा, ठीक है। तो हेड जो होता है वो पोलार होता है। अब टेल की बात करते हैं तो ये होता है हाइड्रोफोबिक,
ये तो पता होगा आप लोग को, फोबिया वगैरह डिजीज सुने होंगे। फोबिया बोलते हैं ना कि इसको फोबिया, मतलब इससे क्या होता है, उससे दूर भागता है। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। तो वाटर हेटिंग बोल सकते हो, या वाटर को हेट करता है, ये वाटर की तरफ नहीं जाता, वाटर को अपनी तरफ से दूर कर देता है। ठीक है, ये हो गया इसके ऊपर कुछ खासियत, जिसकी वजह से ये कौन से नेचर का होगा, अगर वाटर को हेट कर रहा है तो नॉन पोलर, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, इसलिए। तो ये होगी उसकी थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर हम लोग कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह से क्यों वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट होता है और नहीं होता है। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर, हेड क्या है आपका पोलर, तो इससे जाके अटैच हो जाएगा। मगर इसको क्या करना है, अक्रॉस जाना है, एक दूसरे से क्या करना है, इसको पास होना है। तो ये जो मॉलिक्यूल आपका टेल है वो आपको इसको जाने देगा, नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर तो इसके ऊपर स्टिक रहता है मगर मूव नहीं कर पाता। ठीक है, इसी वजह से वाटर का मूवमेंट जो होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस बहुत कम हो पाता है। जबकि वही आप बात करते हैं सॉल्यूट वगैरह की, जो नॉन पोलर होता है, ठीक है, नॉन पोलर होता है, उसको मूवमेंट करने में ज्यादा टेंशन या फिर ज्यादा कोई एनर्जी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होगा, समझ लीजिए दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर ये थोड़ा सा भी बेंड करा तो यहाँ पर से क्या होगा, ये फैसिलिटेट कर देगा, उसको प्रोवाइड कर देगा स्पेस, जिसकी वजह से सॉल्यूट क्या होगा, इनसाइड चले जाएगा। ये था इसके ऊपर का मेन कंसेप्ट, कि जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर की परमिएबिलिटी या फिर किसी भी सॉल्यूट वगैरह की जो परमिएबिलिटी किस तरह बढ़ जाती है सेल मेम्ब्रेन पर, ये हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करा पहली बार। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि इसका स्ट्रक्चर पाया कहाँ जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन की इसी तरीके से पूरी लेयर्ड होगी, इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन पूरा बना रहेगा। तो ये आपका हेड जो हो गया वो किधर हो गया, आउटर साइड, और टेल जो हो गया आप किधर हो गए, इनर साइड। अब बात करते हैं फॉस्फोलिपिड जो बनता है। लिपिड में मेन कंपोनेंट जो रहता है वो रहता है फॉस्फोग्लिसराइड। क्या रहता है, फॉस्फोग्लिसराइड। इसलिए राइट, ये मेन कंपोनेंट जो है लिपिड के पाए जाते हैं, मेन कंपोनेंट है। ठीक है, ये हो गया, हमने लिपिड पढ़ा। अब बात करते हैं लिपिड के अलावा, प्रोटीन के अलावा और भी कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। तो उसमें नाम आपको दिया होगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो भी क्या होता है, आपके पाए जाते हैं लिपिड मॉलिक्यूल पर, यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल्स। अब बात करते हैं हम लोग प्रोटीन के ऊपर, ये भी मेन कंपोनेंट है। तो प्रोटीन के ऊपर बात करने से पहले कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। प्रोटीन के अलावा एक और चीज स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी आपको पाया जाएगा। अब प्रोटीन की बात करते हैं तो पहले इसकी समझते हैं कंसंट्रेशन कितना है। अगर बात करिए ह्यूमन बीइंग की, आप ह्यूमन बीइंग की बात करो और उसमें से स्पेशली आप आरबीसीज की बात कर रहे हो, तो उसके अंदर जो है 52% जो है वो रहेगा आपका प्रोटीन और 40% जो रहता है वो रहता है लिपिड। मीन्स ये हुआ कि प्रोटीन का कंसेंट्रेशन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ज्यादा रहता है, ठीक है, और लिपिड का थोड़ा सा मैंने सेकंड नंबर पे रहता है। तो प्रोटीन के ऊपर बात करते हैं तो दो तरीके का प्रोटीन हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। पहला होता है पेरिफेरल और दूसरा होता है इंटीग्रेटेड, या इंटीग्रल बोलते हैं बहुत मरतबा, इंटीग्रेटेड लिख देता हूं मैं यहां पर और इसके ऊपर नाम करते हैं, या फिर इसको इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, अब इसके नेम से समझिए, पेरिफेरल यानी उसके पेरिफेरी में पाया जाएगा, सरफेस के ऊपर पाया जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर अगर पाया जा रहा है, इनसाइड और आउटसाइड किधर भी, मगर सरफेस पर है, तब इसे इस तरीके के प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल। सरफेस के ऊपर होना चाहिए, अटैचमेंट जो होना चाहिए, उसका लोकेशन जो होना चाहिए
सरफेस पर होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? सरफेस। तब उसको हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल। और अगर इंटीग्रेटेड है यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रेटेड है, उसके अंदर लोकेशन कर रहा है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन है, तो उस तरीके के प्रोटीन को हम लोग कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, ये दो कंसेप्ट हमने पहले बिल्ड कर लिया कि इंटीग्रल प्रोटीन कौन सा है और पेरिफेरल प्रोटीन कौन सा है। तो पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो आपके सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर पाया जाता है, और जो आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी इनसाइड में पाया जाएगा, उसके अंदर इंटीग्रेटेड होगा, उसे हम लोग कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। ये आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, 11th का 12th का कोई भी हो, इसमें ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स में एमसीक्यू वगैरह में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसके ऊपर से, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से क्वेश्चन, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। तो पहले इसके जो डिस्कवर्ड किया है उसकी बात करते हैं। किसने इसको डिस्कवर्ड किया? पहला पॉइंट, पहला एमसीक्यू यही बनता है कि इसको डिस्कवर, हु डिस्कवर्ड द फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। तो नाम है सिंजर एंड निकोलसन। ड्यूरेशन 1972। दो पॉइंट यहां पर हो गया। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल किसने डिस्कवर किया? सिंजर एंड निकोलसन ने। कब ड्यूरेशन, कब डेवलप किया? 1972 में। अब इसकी बात करते हैं, तो इस मॉडल की वजह से हम लोग जो अभी डायग्राम देख रहे हैं वो क्या है? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल का ही डायग्राम है। इस डायग्राम में आप लोग देखेंगे अगर, तो उसमें आपको लिपिड की अलग तरीके से लेयर दिखेगी आपको इस तरीके से, और उसके ऊपर क्या होगा? कुछ पेरिफेरल प्रोटीन दिखेगा और कुछ इसके अंदर इम्बेडेड प्रोटीन दिखेगा, जिसे हम लोग इंटीग्रल पढ़े थे, जो सरफेस पे है, जो पेरिफेरल कहते हैं। इसकी वजह से हमने क्या करा है, उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक स्टडी बहुत ही आसानी से हम लोग कर पाए। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग कुछ पॉइंट समझे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, उसकी खुसूसियात समझे, जिसमें सबसे पहला आता है क्वासी फ्लूइड नेचर। इसको समझिए, यह आपके एमसीक्यू में बहुत पूछा जा सकता है कि क्वासी फ्लूइड नेचर क्या होता है, या फिर आपके शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है नीट के या किसी भी चीज के, बोर्ड के। तो क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर जो सॉलिड भी हो और लिक्विड भी हो। ये डिपेंड करता है उसके सिचुएशन पर। ठीक है, और इसके कंसंट्रेशन पर, दो चीज पर, कंसंट्रेशन और उसके सिचुएशन, दोनों में क्या होगा? ये सॉलिड भी हो जाएगा या फिर लिक्विड जैसा बिहेवियर करेगा। तब उस तरीके के नेचर वाले कोई भी एलिमेंट को, स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर। और ये पाया जाता है किसमें? ये आपके सेल मेम्ब्रेन की खासियत है कि वो कैसा होता है? क्वासी फ्लूइड नेचर का, सॉलिड भी होता है थोड़ा सा और लिक्विड जैसा बिहेवियर भी करता है। अब इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से ये होता है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन का मूवमेंट जो होता है लिपिड बाइलेयर से वो आसानी होता है। लेटरल जो मूवमेंट है, क्या होता है? लेटरल मूवमेंट जो प्रोटीन का है, लेटरल मूवमेंट जो है आपके प्रोटीन का, वो पॉसिबल होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है? लेटरल मेम्ब्रेन जो होता है, लेटरल प्रोटीन मेम्ब्रेन, लेटरल प्रोटीन का मूवमेंट जो होता है पॉसिबल होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, बिकॉज ऑफ क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, लिपिड के क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से। और अब बात करते हैं इसकी, अब फंक्शन की बात कर लेते। चलिए, ये हो गया फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। किसने डिस्कवर किया? सिंजर एंड निकोलसन ने। कब डिस्कवर किया? 1972 में। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हमने समझा, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड। इसकी वजह से होता क्या है? तो लेटरल मूवमेंट प्रोटीन का पॉसिबल होता है।
तो हम लोग यहाँ पर आप समझते हैं फंक्शन या उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझते, कैरेक्टर की बात। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए, यहां पर आप कंसेप्ट बिल्ड करिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट, ये सेमी परमेबल होता है। एक एक करके आप समझते चलिए सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है। सेमी परमेबल का मतलब ये होता है, ये कुछ चीजों को यानी सम स्ट्रक्चर जो है या सम मॉलिक्यूल जो है वो इजीली पास हो जाएगा। यानी सेल मेम्ब्रेन समझ लीजिए ये वाला है, तो कुछ मॉलिक्यूल जो है वो बआसानी पास हो जाएगा बगैर किसी एनर्जी रिक्वायर्ड वगैरह की, और कुछ जो मॉलिक्यूल है उसको पास होने के लिए बैरियर यानी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हम लोग क्या करना पड़ेगा, वहां पर एटीपी स्पेंड करना पड़ेगा। इसीलिए उसे कहते हैं सेमी परमिएबल, यानी आधा परमिएबल है, हाफ परमिएबल। सेमी मतलब हाफ, कुछ को तो ये पास करने देता है और कुछ को रोक लेता है, इसीलिए इसकी परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाना, परमिएबल होना। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो आपका है वो सेमी परमिएबल है, ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट यहां पर, जैसे सेमी परमिएबल आपका होगा, इसका मतलब ये है कि कुछ मॉलिक्यूल को ये पास करने दे रहा है, मतलब ये सिलेक्ट कर रहा है, तभी तो वो पास कर रहा है कुछ मॉलिक्यूल को, यानी सिलेक्ट करके, इसीलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। इस तरीके के फीचर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। यानी परमिएबिलिटी जो है वो सिलेक्टिवनेस से हो रहा है, यानी सिलेक्ट करके उसको पास किया जा रहा है। जैसे मेरा है, मैं समझ ले किसी घर जाना, मेरे घर पे जाऊंगा तो मेरे लिए परमिशन आसानी है, मेरे घर में जाने के लिए मुझे किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं अपने घर में आसानी जा सकता हूँ। मगर कोई दूसरा जो मेहमान आएगा उसको पहले से परमिशन लेना पड़ेगा, तब वो जा सकता है। तो मतलब क्या करा, उस घर में जाने के लिए जो दरवाजा या कोई भी चीज था उसमें परमिएबिलिटी है, उसके अंदर एक सिलेक्टिवनेस है, जिसको चाहता है उसी को आने देता है और जिसको नहीं चाहता उसको नहीं आने देता है। तो सिलेक्ट करके वो इनसाइड और आउटसाइड भेज रहा है, तो उस तरीके के जो फीचर्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। अब यहां पे जब बात करते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल की, तो पहले ही मैं बताया कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत ही इजीली पास हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो मॉलिक्यूल इजीली पास हो जाएगा उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, एनर्जी की जरूरत नहीं होता है। तो जहां पर एनर्जी की जरूरत नहीं होता है ट्रांसपोर्ट करने में, उस ट्रांसपोर्ट को हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, या आप हमारे दूसरे वीडियोस में देख लीजिए जहां पर हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिटेल्स स्टडी की है, वहां पर आप समझ सकते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जो मॉलिक्यूल यहां पर है, समझ लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, उसको मूवमेंट करने के लिए एनर्जी लग रही है, उस तरीके के मॉलिक्यूल को या उस तरीके से मूवमेंट करने वाले को या ट्रांसपोर्ट को हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव और पैसिव, सिर्फ इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिए, एक्टिव मींस एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की जरूरत पड़ी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में रहता है, एटीपी। और जिसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इसी पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक होता है आपका डिफ्यूजन और दूसरा होता है आपका ऑस्मोसिस। यह आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में दिया हुआ है, इसीलिए मैं यहां पर आपको थोड़ा बहुत इसके ऊपर समझा देता हूं। और इसके ऊपर डिटेल अगर जानना है तो हमारे दूसरे वीडियोस देखिए जिसके ऊपर इस पर डिस्कस किया गया हो, कंसेप्ट मैपिंग पर, ठीक है। तो डिफ्यूजन का मतलब यह होता है कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो विदाउट एनर्जी जा रहा है, इसीलिए तो पैसिव बोलते हैं, जिसमें
हायर कंसेंट्रेशन, क्या पॉइंट है किताब पर, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। समझ लीजिए यहां पर क्या है, मान लेते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, यहां पे कोई मॉलिक्यूल है, तो यहां पे इसकी 3 खास पॉइंट है, यहां पे कितने मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक है, तो यहां से ये मूव करके इधर जाएगा, तब इसे हम लोग डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो ये आपका समझ लीजिए सेल मेम्ब्रेन, और ये समझ लीजिए वाटर मॉलिक्यूल सब है। कौन से मॉलिक्यूल है, H2O, वाटर मॉलिक्यूल। और यहां पे वाटर मॉलिक्यूल क्या है, उसका लेवल लो है, वाटर मॉलिक्यूल का लेवल लो है। तो अगर हाई वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन से लो वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन की तरफ कोई मूवमेंट हो रहा है, तब उसे हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे, हाई टू लो। ध्यान रखिए, वाटर के ऊपर बात कर रहे हैं। ये एक पॉइंट हुआ ऑस्मोसिस का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट का इसका उल्टा, समझ लीजिए ये आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट मतलब कोई भी चीज, तो सॉल्यूट अगर यहां पर हाई है जिसकी तरफ वाटर मूव करा, और यहां पर लो है, तो इसीलिए ऑस्मोसिस के डेफिनेशन में यहां लिखा जाता है कभी कभी कि लो सॉल्यूट, क्या लिखा, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ये उल्टा मत समझ लीजिएगा, लो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के तरफ से हाई सॉल्यूट मॉलिक्यूल की तरफ भेजा जाता है। सॉल्यूट का लेवल उल्टा हुआ, मगर वाटर का कैसा है, वही सेम पैसिव वाला, हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। समझ लीजिए, तो इसीलिए आप सॉल्यूट को उतना ध्यान में मत रखिएगा, इस पर सिर्फ आप याद रखिएगा ऑस्मोसिस के एकदम कंसेप्ट में कि कोई भी ये क्या है, पैसिव है, जिसके मतलब ये हुआ कि वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे। डिफ्यूजन जो है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूव कर रहा है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहते हैं। ये था आपका ओवरऑल, हमने कैरेक्टरिस्टिक सेल मेम्ब्रेन का ऊपर डिस्कस किया और इसको समझा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होते हैं, कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसकी हिस्ट्री समझी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग सेल वॉल। थैंक यू सो मच।